Blood pressure refers to the pressure of the blood exerts on the inner walls of the arteries. It is measured based upon two values. ये दो वैल्यूज़ पे इसको मेजर करेंगे हम. नंबर वन, द प्रेशर इन द आर्टरीज एज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, द सिस्टोलिक प्रेशर. ये फिजियोलॉजी के बच्चे को पता होता है कि सिस्टोल या सिस्टोली क्या है. कुछ लोग उसको सिस्टोली बोलते हैं, कुछ डॉक्टर्स, और कुछ लोग सिस्टोल बोलते हैं. तो दोनों ठीक हैं. सिस्टोली बोलना चाहें तो भी ठीक है, अच्छा फील होता है, और सिस्टोल बोलना चाहें तो ठीक है. मैं सिस्टोल बोलता हूँ, ठीक है. तो सिस्टोल क्या होता है जी? हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है. अब कोई भी चीज़ है, आप एक एग्जांपल ले लें कि आपने अपने हाथ में गुब्बारा पकड़ा है जिसमें पानी होता है. ये हर बच्चे ने किया होगा. तो आप जैसे उसको ज़ोर से भींचते हैं ना, तो पानी उसमें से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसके अंदर स्पेस कम हो गई, प्रेशर बढ़ गया. अच्छा, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं, तो वो अब गुब्बारा फटा नहीं है, पानी उसके अंदर वापस आ जाता है. तो इसी तरह जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो अब वो गुब्बारे की तरह नहीं है, उसके आगे वेसल्स हैं. तो उसके अंदर जो फ्लूइड है, आपका ब्लड, वो आगे की तरफ मूव करता है आपकी आर्टरीज की तरफ. मेजर आर्टरीज में सबसे पहले आपके पास एओर्टा स्टार्ट होता है, ठीक है. ओके, तो अब हम बात करेंगे डायस्टोली की, या डायस्टोल की बात करेंगे, डायस्टोली या डायस्टोल. उसमें क्या होता है जी? आप पहले आपने हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके बाद वो रिलैक्स करेगा. अब लाजमी बात है, उस रिलैक्स करने के प्रोसेस के अंदर जो ब्लड पीछे वेट कर रहा है उसमें आने के लिए, वो एंटर होगा. जो आपने बाहर निकाला था वो भी वापस कोशिश करेगा आने की. कुछ परसेंट उसका भी वापस आएगा. उसके बाद वॉल्व्स बंद हो जाएंगे. ऐसे खुलते हैं वॉल्व, खुला फिर बंद, खुला फिर बंद. कुछ वॉल्व ऐसे खुलते बंद होते हैं. वो सब आपने फिजियोलॉजी में पढ़ लिए होंगे. नहीं पढ़े हैं तो वो भी इंशाल्लाह हम ज़रूर पढ़ेंगे, और इसी तरह डिटेल में पढ़ लेंगे. ओके, अब सेकंड लाइन हम पढ़ते हैं डायस्टोल की. द प्रेशर इन द आर्टरीज एज द हार्ट रिलैक्सेस बिटवीन द बीट्स. जब हार्ट को रिलैक्स करना है, जब उसने कॉन्ट्रैक्शन कर ली थी, अब वो वापस रिलैक्स हो रहा है, फिर जो प्रेशर आर्टरीज के अंदर बचा हुआ है ना, लाजमी बात है वो कम होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ज़्यादा प्रेशर था. जब आपने हार्ट को ऐसे खींचा है ज़ोर से, तो प्रेशर ज़्यादा हो गया. लेकिन जब आपने उसको वापस खोल दिया, तो प्रेशर फिर भी मेंटेन है आगे, लेकिन पहले की निस्बत कम होगा. इसलिए नॉर्मली हम बोलते हैं जी, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है. तो इसका ये मतलब है कि 120 उसका सिस्टोलिक है और 80 उसका डायस्टोलिक है. इसको मज़ीद अगर हम एक्सपेंड करें, तो 120 इसका वो प्रेशर है कि जब उसका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जोर लगा रहा था, पंप कर रहा था, प्रेस हो रहा था. और जो 80 है वो उसका वो प्रेशर है कि जब उसका हार्ट रिलैक्स कर रहा था और वापसी पे जो आर्टरीज के अंदर प्रेशर बचा हुआ था, ये वो है. आई होप अब ये किसी को नहीं भूलेगा. आगे चलते हैं. ब्लड प्रेशर वेरीज नेचुरली ओवर द कोर्स ऑफ द डे. ये डे की बात कर रहा है, मैं मिनट्स की बात करता हूँ कि मिनट्स के अंदर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है. इवन सपोज मैं अब जैसे बैठा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हो रहा है, अगर एकदम लेट जाऊँगा मेरा ब्लड प्रेशर और होगा. जब खड़ा होऊंगा मेरा ब्लड प्रेशर और होगा. जब चलूँगा दौड़ूंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर और होगा. और जब मैं स्टडी स्टेट में सो रहूँगा तो प्रेशर और होगा. एंड यूजुअली इंक्रीजेज विद एज. अब एज के साथ इंक्रीज करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो भी फिजियोलॉजी के हैं, खैर पैथोलॉजी के हैं, वो भी हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं. कि उसकी आर्टरीज के अंदर कुछ मटेरियल जमा हो जाता है, उसकी आर्टरीज वो हार्ड हो जाती हैं, वेन्स इलास्टिक नहीं रहती हैं, ठीक है. तो जो एक वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है उनके अंदर की जगह ही थोड़ी सी बच जाती है ल्यूमेन की. पहले वो इतनी जगह थी जिसमें से ब्लड का गुजरना था, अब वो इतनी रह गई है, उसके अंदर कोलेस्ट्रोल या फैट्स वगैरह कुछ भी जमा हो गया तो वो कम हो गई है. तो अब उससे क्या हो गया है जी? अब उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया है. इसलिए जब हम क्लिनिकल में होते हैं ना, इसमें हॉस्पिटल में इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, कोई जवान बंदा आता है ना, तो उसका 130 से अबव देखते ही मैं बोलता हूँ यार इस बंदे को मसला है. लेकिन अगर कोई बूढ़ा आ जाए, उसका 140 145 भी खड़ा होता है, तो ठीक है बाबा जी ठीक है. वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि उसकी एजड होने की वजह से उसका बीपी इंक्रीज कर गया होता है. इन एडिशन ब्लड प्रेशर राइजेज नॉर्मली इन रिस्पॉन्स टू फिजिकल एक्सर्शन एंड स्ट्रेस. ठीक है. अब क्या हुआ जी? फिजिकल एक्सर्शन, मैंने अभी आपको बोला कि बंदा चल रहा है, दौड़ रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया. और स्ट्रेस में भी, स्ट्रेस के अंदर ये होता है कि जब एकदम बंदे को कोई टेंशन आती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन हो जाता है कि एकदम उसको लगता है कि उसको कुछ करना है, और उसके पूरी बॉडी के हर मसल को ब्लड चाहिए होता है. सेकंड जो है फिजिकल एक्सर्शन, उसके अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं, हमारे मसल्स को जो हमारे सपोज बाइसेप ट्राइसेप हैं, हमारे
थाई के मसल्स हैं, हमारी बॉडी के कोई भी ऐसा मसल है जिसने काम करना है या जो कर रहा है, उसको ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, इस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट विद हाइपरटेंशन हैव हाई ब्लड प्रेशर इवन एट रेस्ट। अब नॉर्मल बंदा था जिसने एक्सरसाइज की है, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया। नॉर्मल बंदा था जो दौड़ रहा था, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लेकिन जो पेशेंट है ना, उसका लेटे हुए रेस्ट में भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता रहेगा। अगर हम उसको छोड़ देंगे अनट्रीटेड, वो क्या होगा जी, पुट्स स्ट्रेन ऑन हार्ट एंड आर्टरीज इवेंचुअली डैमेजिंग सच टिश्यूज। कि अगर हम ऐसे बंदे का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसकी आर्टरीज और हार्ट डैमेज हो सकता है। उस हार्ट डैमेज को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। की रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट फेलियर, वही मैंने आपको बताया, हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड स्ट्रोक, ये हो सकते हैं। इटियोलॉजी डिस्कस करेंगे हम, इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। इटियोलॉजी के अंदर वैसे होती हैं कॉजेज के किन किन वजह से हो रहा है, तो उसको पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या उन्होंने लिखी है माइनर से एक्सप्लेन करने के लिए। परसिस्टेंटली हाई आर्टीरियल प्रेशर, कि कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर है जो कांस्टेंट रह रहा है, परसिस्टेंट है, उसकी क्लासिफिकेशन है हमारे पास। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन ये दो हैं, इसेंशियल हाइपरटेंशन एंड सेकंड इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसेंशियल को प्राइमरी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसेंशियल है। तो जो इसेंशियल है, नो स्पेसिफिक कॉज, इसकी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होगी, बस हो जाएगा, लेकिन फिर भी आगे हम चल के पढ़ेंगे। दूसरी है सेकेंडरी, जिसके अंदर कोई ना कोई डिजीज़ होती है, जो डिजीज़ की वजह से ये हाइपरटेंशन हो रही होती है। ठीक है, जो जॉइंट नेशनल कमेटी ऑन प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर है कमेटी, उसने जो निकाला हुआ ना JNC 7, वो आपके पास स्लाइड वैसे आपने ओपन की होगी। उनके मुताबिक जो इसकी ब्लड प्रेशर की और हाई ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की जो उन्होंने लिमिट्स लिखी हैं वो हम पढ़ लेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल लिखा है लेस देन 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, लेस देन 80 mmHg, ये आपने याद रखना, तो वो बार बार मैं नहीं बोलूँगा, ये नॉर्मल है। प्री हाइपरटेंशन वो लिखते हैं 120 से लेके 139, लेकिन याद रखना है ये ओल्ड डेफिनेशन है, ये रिजेक्टेड है। और अगर डायस्टोलिक में देखें तो 80 mmHg टू 89 है, ठीक है। और स्टेज 1 हाइपरटेंशन वो होगी 140 से 159, और डायस्टोलिक में 90 टू 99। स्टेज 2 जो इंक्रीज कर गई है वो मोर देन और इक्वल टू 160 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मोर देन और इक्वल टू 100 mmHg डायस्टोलिक। बट ये है पुरानी, ये JNC 7 की है। अब हम बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर लेवल है, ब्रिटिश हाइपरटेंशन सोसाइटी ने की है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी कमी बेशी है। जो ओरिजिनल अभी WHO ने नई निकाली है ना डेफिनेशन, उसके मुताबिक भी इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। तो आपके लेवल पे आपको ये याद रखनी है, जो अब हमने पेज खोला है। यहाँ तक सबको सही समझ आ रही है? मुझे ज़रा हल्का फुल्का सा बता दें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हर चीज़ सुनाई ठीक दे रही है, समझ ठीक आ रही है, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। हेलो, चलें ठीक है, ओके। बस मुझे हल्का फुल्का बता दिया करें ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। ऑल क्लियर जी सर, ठीक है। चलें जी, ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने भी। ये पेज आप खोल लें अगर आपके पास नहीं खुला हुआ है ये वाला, क्योंकि एक ग्राफ है ये, वो सॉरी टेबल है, तो टेबल हमने देखना है। अब उसने लिखा है टेबल के अंदर सबसे पहले ब्लड प्रेशर का आ रहा है कि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये नॉर्मल कब होंगे, ऑप्टिमल कब होंगे। ऑप्टिमल को बोलते हैं बेहतरीन। अब जो बेहतरीन है हमारे पास, उसके अंदर ये है कि लेस देन 120 और लेस देन 80 mmHg डायस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। फिर है नॉर्मल। अब नॉर्मल में क्या आ रहा है कि अगर हम रेंज उठाते हैं नॉर्मल की, तो 130 से नीचे रहे, 120 से लेके 130 तक अगर रहता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 80 से 85 तक रह ले या 85 से नीचे तक रहे, तो दिस विल बी द नॉर्मल। ठीक है, ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब हम बात करते हैं हाई नॉर्मल की, कि मतलब ठीक है हाई है लेकिन डैमेजिंग नहीं है। जो WHO की नई डेफिनेशन है उसके मुताबिक ऐसा ब्लड प्रेशर जिसमें हमें कोई परमानेंट किसी चीज़ के लॉस का खतरा हो, हमारी वेसल्स या हमारे हार्ट को डैमेज होने का खतरा हो, या साइन एंड सिम्टम्स देना शुरू कर दे,
कि जैसे सांस फूलना शुरू कर दे, बंदे से चला ना जा रहा हो, उसको अरिथमिया स्टार्ट हो जाए, ठीक है, मतलब कोई साइन एंड सिम्टम्स दे, हमारे हार्ट या हमारे वैस्कुलर सिस्टम को डैमेज कर दे, वो वाला ब्लड प्रेशर। लेकिन जो ये हाई नॉर्मल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें हाई होगा लेकिन एक नॉर्मल रेंज में। तो वो क्या है हमारे पास 130 से लेके 139, ये मजीद एक्सप्लेन कर दिया। जो हमने पिछला टेबल देखा था उसमें ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। और जो डायस्टोलिक है वो है 85 टू 89। अगर ये किसी का होगा ये हाई नॉर्मल है, इस पर घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। हम इसको नीचे कैसे लेके आएंगे और बंदे को प्रॉब्लम क्या होंगी, वो सारी की सारी अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की, जो ब्लू कलर में लिखी है ना, वो सपोज एक किस्म के मेन हेडिंग्स हैं, उनके नीचे उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो हाइपरटेंशन में है हमारे पास माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जो ग्रेड 1 है वो है माइल्ड। तो वो माइल्ड क्या है, उसमें हम ये करेंगे, ये देखेंगे कि अगर पेशेंट को 140 से 159, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 19 mmHg बनता है 140 से लेके 159 तक, और 90 से लेके 99 डायस्टोलिक, ठीक है, अगर ये होगा तो उसको ग्रेड 1 या माइल्ड हाइपरटेंशन हो चुकी है, इसमें उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फिर है ग्रेड 2। ये कुछ बच्चे छोड़ रहे हैं बार बार, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कोई मसला आ रहा है। ओके, ग्रेड 2 जिसमें मॉडरेट है 160 mmHg से लेके 179 तक अगर सिस्टोलिक प्रेशर है, और 100 से 109 mmHg डायस्टोलिक है, तो इसका मतलब उसको ग्रेड 2 हाइपरटेंशन है, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट। हाइपरटेंशन है पर मॉडरेट है, यहाँ पे हमें उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। फिर है ग्रेड 3, सीवियर हो रही है जिसको हाइपरटेंशन, वो अच्छे खासे सिम्टम्स में देगा, और वो उस बंदे का आप देखोगे बाकायदा, जिसको कहते हैं ना सही वाला दिमाग ख़राब हुआ होगा, ठीक है, जो इक्वल टू और मोर देन 180 होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मोर देन एंड इक्वल टू 110, इससे इंक्रीज कर जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर। हालांकि होना चाहिए था नॉर्मल बंदे में 110, 120, 130 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ये आप समझें एक रेंज दी हुई है उन्होंने, जो WHO की डेफिनेशंस निकलती हैं, जिसमें हमारे पास ग्रेड 1 140 से 159 और ग्रेड 2 जो मोर देन 60। इन्होंने बाकी डिटेल्स को ख़त्म करके सिर्फ ये दो चीज़ें रख दी हैं, ग्रेड 1 को और ग्रेड 2 को, जिसमें ग्रेड 2 में हमारे पास मोर देन 160 और इक्वल टू 160 है सिस्टोलिक में, मोर देन और इक्वल टू 90 है डायस्टोलिक में, ये ग्रेड 2 की हाइपरटेंशन में हो जाएगी। अब हम डायग्नोसिस पढ़ते हैं कि हमें फाइंड आउट कैसे करना है। डायग्नोसिस का मतलब ये होता है, WHO का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड ऑन 1999, नॉर्मल ब्लड प्रेशर शुड नॉट एक्सीड 140 सिस्टोलिक एंड 90 डायस्टोलिक, कि इससे बढ़े नहीं, अगर इससे बढ़ेगा तो वो नॉर्मल रहा ही नहीं है। अब है हाइपरटेंशन, people those blood pressure is elevated to more than 160 systolic and 95 diastolic mmHg require anti-hypertensive agents, जिसको हम बोलते हैं ड्रग्स, और वो ड्रग्स हमने आज पढ़नी है। The diagnosis of hypertension is based on the repeated reproducible measurements of elevated blood pressure, ठीक है, कि हमने जो उसकी हाइपरटेंशन निकालनी है वो रिपीटेड और रिप्रोड्यूसेबल मेजरमेंट्स के हिसाब से निकालनी है। और अब है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के किन किन वजह से ये हाइपरटेंशन बढ़ सकती है या होती है। सबसे पहले हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसके अंदर स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाएगा। हाई डाइटरी सोडियम एंड स्मोकिंग, तो अब यहाँ देख लें, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप स्मोकिंग छोड़ दो, उसको ये बोलो कि आपको ये मसले हो सकते हैं। COPD हो सकता है, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, जिसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, लंग्स भी ख़राब हो जाते हैं। डाइटरी सोडियम, हम जो नमक ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। फिर है एज एंड ओबेसिटी, ये बढ़ा देती हैं इट्स प्रिवेलेंस, कि अगर हल्की फुल्की भी किसी को ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा था, एज की वजह से वो मज़ीद बढ़ जाएगा। ओबेसिटी तो फिर आप समझें कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स की माँ है,
तो इसलिए मोटे तो होना नहीं है किसी ने, ठीक है, स्मार्ट रहना है सब ने। और फिर है फैमिली हिस्ट्री, ये भी हाइपरटेंशन का रिस्क को बढ़ा देती है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये है कि पीछे किसी का दादा खुदा न खास्ता हाइपरटेंशन का मरीज़ था, फिर उसका खुदा न खास्ता अब्बू जी हैं, तो उन बच्चों को ज़्यादा केयर करनी चाहिए। या सपोज़ कोई लड़की है, कोई लड़का है, आजकल तो ये चीज़ रवाज भी चल पड़ा है, मतलब बुरी बात है कि रिश्ता करने से पहले ना वो ये निकलवाते हैं कि इनके ख़ानदान में बीमारियां कौन कौन सी हैं, कि उनको डायबिटीज़ है, उनको हाइपरटेंशन है, उनको ब्लड का मसला है, तो वो ये निकलवा के फिर रिश्ता करते हैं। यूरोप वगैरह में तो ये बहुत पहले से हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो मेडिसिन में और वो इन चीज़ों में हमसे बहुत आगे थे। ये हमारे इधर भी स्टार्ट हो गया है। एक हिसाब से अच्छी चीज़ है कि चलें मेडिकली किसी को प्रॉब्लम है तो वो क्योर कर ले, ठीक कर ले। दूसरी तरफ ये हमारी आवाम के लिए एक अहमी मसला भी क्रिएट कर रहा है। ओके, जो एक बात उसने और लिखी हुई है, इसेंशियल हाइपरटेंशन इज़ 4 फोल्ड, मतलब 4 गुना ज़्यादा होता है कालों में और गोरों में कम होता है। मिडल एज के जो लोग हैं ना, मर्द लड़के जो मिडल एज के हैं, जिसमें आप मान लें कि ये 25, 30, 35 वाले, इस एज के लड़कों में हाइपरटेंशन ज़्यादा होती है इस एज की लड़कियों के निस्बत। तो लड़कियां मतलब बचत में रहती हैं, उनको असल में इस एज में टेंशन ही नहीं होती है ना, घर से खाते पीते हैं, माँ बाप बहन भाई छोड़ के आते हैं जहाँ जाना होता है। हमें तो सारी टेंशन होती है, खुद को भी संभालना होता है, घर वालों को भी। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब यहाँ से हम मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर असल में बनता क्या है, कैसे है और किस किस चीज़ पे होता है। खाली ये नहीं है कि एक प्रेशर है, उस प्रेशर के कुछ फैक्टर्स होंगे ना जो ब्लड प्रेशर को बनाएंगे, तो वो क्या है। ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। अब ये कार्डियक आउटपुट क्या है, मतलब हार्ट ने जितना ब्लड निकाला था ना, वो कार्डियक आउटपुट है। दूसरा, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, कि जितनी रेजिस्टेंस आपके वेसल्स दे रही हैं ना उस ब्लड को जो आपने निकाला था अपने हार्ट से, उस सारे का जो वो है सम है, वो हमारे पास बनेगा ब्लड प्रेशर। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये आप स्लाइड अगर आपके पास है तो खोल लें, समझने में आसानी होगी। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम लोग अपना जो ब्लड है वो एग्जर्ट कर रहे हैं आर्टरीज के अंदर, एओर्टा के अंदर, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, फिर बाइफोकेशन ऑफ एओर्टा, फिर एओर्टा की आगे फॉर्म्स बनती हैं जो हमारी लेग्स में चली जाती हैं, थाइज में चली जाती हैं, और सिफेलिक ट्रंक चली जाती है, ब्रैक्यूसिफेलिक चली जाती है, और जितनी भी आर्टरीज हैं उन सारियों के अंदर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ज़रूर होती है। आपको ये फिंगर टिप्स भी याद होनी चाहिए, आर्टरीज, वेन्स। ओके, जो कार्डियक आउटपुट है वो किस चीज़ से बनता है। सबसे पहले आप देखेंगे ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम है कि जितना ब्लड आपने निकाला है, अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो लाज़िम बात है ब्लड प्रेशर कम होगा। कल हमने पढ़ा था डायूरेटिक्स के अंदर कि अगर फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ब्लड का बढ़ने की वजह से बीपी बढ़ जाएगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर ब्लड वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है तो वो डायरेक्टली कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करता है। दूसरा है वेनस टोन, कि वेन्स के थ्रू ब्लड कितना आ रहा है हमारे पास। उसके बाद है फिलिंग प्रेशर। फिलिंग प्रेशर का ये मतलब है कि जैसे ही हार्ट ने डायस्टोल में खुद को रिलैक्स किया था, उसके अंदर फटाफट कितना ब्लड घुसा है। अब लाजमी बात है कि हार्ट ऐसे खुला था, उसकी कैपेसिटी थी 100 ml की, और उसके अंदर ब्लड हमने घुसा दिया है 200 ml, तो लाजिम बात है वो प्रॉब्लम तो करेगा ना, बीपी इंक्रीज करेगा। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी की मैं एग्जांपल आपको कैसे दूं कि आपने ना कोई चीज़ पकड़ी हुई हाथ में, जिसमें एक शॉपर पकड़ा हुआ पानी का, आपने उसको हल्के से भींचा, ऐसे स्लो स्लो स्लो, पानी सारा निकाल दिया है, लेकिन हुआ क्या है कि उसके स्लो स्लो भींचने से क्या, पानी इधर ऐसे ऐसे आपके हाथ से ऐसे गिर जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी तरह अगर आपने उसको जोर से भींचा है, पानी आपने फिर भी निकाल दिया, लेकिन अब क्या होगा, ये ऊपर तक उछलेगा पानी, ठीक है। इसकी और बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी। जैसे आप पानी मार रहे होते हैं, अपने पौधों को पानी दे रहे हैं, घर में पानी का छिड़काव कर रहे हैं, तो आप आगे से टूटी को भींच लेते हैं, आपने वो जगह कम कर दिया उसके निकलने की, तो वो पानी प्रेशर से निकल रहा है। इसी तरह जो आपने कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना, अगर आपका हार्ट जोर से करेगा ना ऐसे करके, ठीक है, तो उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा कि वो जोर से ऐसे ऐसे कर रहा है। लेकिन अगर साथ में वो सपोज ऐसे करता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो बीपी डाउन रहेगा। ओके, फिर है हार्ट रेट। अब हार्ट रेट में आता है आपके पास ये कि 1 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर, 1 महीने के अंदर आपका हार्ट कितनी बार धड़क रहा है नॉर्मली।
और अब कितनी बार धड़क रहा है। सपोज पहले उसको हार्ट को धड़कना था ऐसे, एक मैं टाइमर सेट करता हूँ कि 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कना था, ठीक है, 1 मिनट के अंदर ऐसे 72 बार। लेकिन अब एक बंदा है उसके अंदर ऐसे स्टार्ट हो गया, 72 की बजाय वो 100 पे चला गया है, 110 पे चला गया, तो उसका बीपी इंक्रीज करेगा। और एक बंदा है जिसका 72 से कम करके सपोज हमारे पास 60 पे आया हुआ है, ऐसे कर रहा है ऐसे, तो वो उसका कार्डियक आउटपुट कम कर देगा। दूसरी तरफ है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसके अंदर है आर्टीरियल वॉल्यूम, कि जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना आर्टीरियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जितना वॉल्यूम कम होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। मज़ा आ रहा है सबको पढ़ने में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलें जी माशाल्लाह, आगे चलते हैं। मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। अब हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। हमने पढ़ लिया कि हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, कार्डियक आउटपुट किधर है, और कि उसके ऊपर मतलब उसके फैक्टर्स क्या थे जो हमारे ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे कर रहे थे। अब हमने उसको कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लाजिम बात है, हम डॉक्टर्स हैं, हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो कौन करेगा। In both normal and hypertensive individuals, cardiac output and peripheral resistance are controlled mainly by two overlapping control mechanisms. दो मैकेनिज्म होते हैं, ये नॉर्मल में भी काम करेंगे और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में भी काम करेंगे। वो दोनों कौन से हैं? आप देखें, नंबर 1 पे है बैरो रिफ्लेक्सेस। बैरो रिसेप्टर्स होते हैं आपके इधर कैरोटिड आर्टरीज में, ठीक है, यहाँ पे होती है बाइफर्केशन, मतलब एक आर्टरी 2 में डिवाइड होती है, वहाँ पे एक बैरो रिसेप्टर होता है। इसलिए अगर किसी बंदे को हाइपरटेंशन हो रही हो, या मान लिया किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने उसकी गर्दन यहाँ से फटाफट मसाज करनी है ऐसे। मैं अपनी कर रहा हूँ यहाँ पे। आप जल्दी जल्दी जब दोनों तरफ मसाज करेंगे ना जोर जोर से थोड़ी देर तक है ना, मतलब नॉर्मल उसमें, तो उसका फौरन ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ये आपको एक जादुई टिप बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे उसका ब्लड प्रेशर डाउन करेगा ना, तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी ज़रा, क्योंकि हार्ट का प्रेशर कम हो जाएगा। वो एक्सीडेंट की वजह से एक बंदा स्ट्रेस में होता है, जिसकी वजह से वैसे बीपी बढ़ गया होता है। तो ऐसे भी किसी का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो ना, तो बोलो फटाफट उसको इधर गर्दन पे हाथ लगा के, आपको लोकेशन पढ़नी है, ये आर्टरीज किधर किधर होती है, फिर आप बैरो रिसेप्टर फाइंड करोगे एनाटमी में, तो आप उसकी जब गर्दन का मसाज करोगे, बंदा कहेगा भी डॉक्टर साहब के हाथ में तो जादू है। इधर मेरा भी सर दर्द कर रहा था, इधर मेरी रगें फड़क रही थी, और अभी मेरा ब्लड प्रेशर हाथ लगा के ठीक कर दिया। तो कुछ लोगों ने तो आपके हाथ भी चूम लेने हैं कि पीर है या पीरनी आ गई है। ओके, नंबर 1 पे आ गया हमारे पास बैरो रिफ्लेक्सेस मीडिएटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। और दूसरा है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम रास बोलते हैं। रेनिन का R, एंजियोटेंसिन का A, फिर एल्डोस्टेरोन का A, फिर S का सिस्टम का S, ठीक है। ये हमने डायरेटिक्स के बाद पढ़ना था टॉपिक, लेकिन डायरेटिक में हमारा ज़्यादा फोकस था ब्लड वॉल्यूम पे और इस पे हाइपरटेंशन पे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी हाइपरटेंशन को दी है, ताकि हम इस तरह ना करें कि एक चीज़ कोई पढ़ते चले जाएं, पिछली हमारे से रह जाए। हमारे है कि कवर करके चलें फिजियोलॉजी, एनाटमी, हर चीज़ को। तो आज आपने एनाटमी में जाके ये बैरो रिसेप्टर ढूंढना है, होता किधर है आपकी गर्दन के एरिया में, ठीक है। फिर रास भी हम 1-2 दिन में ये कंप्लीट करने के बाद रास पढ़ेंगे, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब 2 मैकेनिज्म है जिनके थ्रू आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, एक बैरो रिफ्लेक्सेस और दूसरा रास। ओके, बैरो रिसेप्टर एक अभी फिर से डायग्राम आ गई है, ग्राफ टाइप। ये आपने क्या कहते हैं, अपने आपके पास अगर स्लाइड है तो आप उसमें खोल लें, ठीक है। सबसे पहले इधर एक ब्लैक कलर में हेडिंग है हमारे पास, उसमें लिखा है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब क्या होता है जी, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर होगा तो क्या होगा, बैरो रिसेप्टर्स के अंदर, ऊपर आपने हेडिंग पढ़नी है, बैरो रिसेप्टर क्या करेंगे अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर देंगे सिंपैथेटिक एक्टिविटी को। जैसे ही सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगी, वो आगे 2 काम करेगी। नंबर 1 है एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स ऑन द हार्ट। जो हार्ट के ऊपर बीटा 1 के रिसेप्टर्स हैं, उनको एलिवेट कर देगी, एक्टिवेट कर देगी। जैसे वो एक्टिवेट होंगे, वो अपना काम तेज कर देंगे। नंबर 2 पे जो वो काम करेगी, वो है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ वेसल्स, ठीक है, जो वेसल्स हैं हमारी उनके। अब इन दोनों के करने से क्या होगा, जो अगर बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और जब अल्फा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, मीटिंग क्यों होता, ओके, लिखा है कि मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, ये क्या बात है। ओके,
अगर अल्फा 1 रिसेप्टर जो हमारे स्मूथ मसल्स ऑफ वेसल्स के एक्टिवेट होंगे तो वो करेंगे पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए सबसे मेन चीज़ आपको पता है, जो ल्यूमेन पहले इतनी थी वो उसको कम कर देंगे। ऐसे जैसे नाली से पानी निकल रहा था, पहले खुले मुंह से निकल रहा था, अब आपने उसके आगे अंगूठा रख लिया है, तो पहले पानी ऐसे गिर रहा था, अब वो प्रेशर से जाके आगे लगता है पौधे के ऊपर। तो इससे दोनों प्रोसेस से क्या हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। मैकेनिज्म समझ आ रहा है ना सबको? ऐसे बढ़ता है हमारा ब्लड प्रेशर। अब दूसरी तरफ है हमारे पास, अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो रास क्या करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, अब वो क्या करेगा, रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा। अब सामने बैठे होते हैं आप सब, तो मैं आपसे क्वेश्चन करता कि रीनल ब्लड फ्लो जो है वो कहाँ पे जाता है, कैसे कम होता है, तो आपको आंसर इस चीज़ में देना चाहिए कि एफरेंट आर्टरियोल्स जो हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर जो ब्लड प्रेशर लेके जा रहे थे, ब्लड लेके जा रहे थे, उनमें प्रेशर कम होने की वजह से फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, अब जब फिल्ट्रेशन कम होगी तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी कम कर जाएगा। मतलब पहले जैसे वो 1 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी जा रहा था या 1 लीटर ब्लड फिल्टर हो रहा था, अब वो सपोज हो गया 500 ml या 600, तो कम हो गया ना, किडनी चीज को सेंस कर लेगी। उसके कम होते ही रेनिन को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कम होगा तो सोडियम और वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी। अब ये कल हमने पढ़ा है, इसलिए मैंने आज का टॉपिक उठाया था कि कल हमने ताज़ा पढ़ा है, मतलब परसों, कि रिटेंशन कैसे करनी है। हम पानी को उससे नेफ्रॉन से बाहर नहीं जाने देंगे, हम पानी को अंदर रखेंगे, पानी को हम अपनी बॉडी के अंदर रखेंगे, यूरिन बनने नहीं देंगे, सोडियम वगैरह को भी हम पकड़ के रखेंगे। अब जैसे ये बढ़ेगा तो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने पानी को ज़ाया होने नहीं दिया यूरिन में, हमने पानी को अंदर निकाल लिया। दूसरा मैकेनिज्म जिसमें रेनिन इंक्रीज कर रहा था, वो क्या करता है, रेनिन जब इंक्रीज करेगा वो एंजियोटेंसिन 2 को इंक्रीज करवाएगा। एंजियोटेंसिन 2 अपने नाम से बता रहा है, एंजियो मतलब वेसल्स और टेंशन मतलब उसमें टेंशन क्रिएट करने वाला। अब टेंशन उसको कोई वो ऐसा तो नहीं कहेगा कि कोई टेंशन देगा जाके, वो उसका ल्यूमेन कम करवा देगा। ल्यूमेन कम होने की वजह से ब्लड टेंशन इंक्रीज कर जाएगी उसकी ब्लड की, तो वही पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी यही करवाएगा। दूसरी तरफ एल्डोस्टेरोन को भी इंक्रीज करवा देगा। एल्डोस्टेरोन का काम ही ये है कि वो वाटर और सोडियम को अपनी बॉडी के अंदर रखेगा, बाहर जाने नहीं देगा। अगेन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज देखें कि जिसमें सपोज, अब यहाँ पे मेन पॉइंट ना मैं फिंगर टिप्स पे आपको गिनवा देता हूँ कि अगर आपका रास में एल्डोस्टेरोन, किसी का सपोज एल्डोस्टेरोन का प्रॉब्लम आ रहा है एक बंदे को, बाकी उसकी पूरी बॉडी ठीक है, उसके एल्डोस्टेरोन इंक्रीज कर जाता है, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। एक बंदा है जिसको एंजियोटेंसिन जो है, एंजियोटेंसिन 2, वो इंक्रीज कर जाता है, बाकी हर चीज नॉर्मल है, तो उसकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से उसको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। एक बंदा है जिसका सोडियम और वाटर रिटेंशन इंक्रीज कर गया है, अब वो कहाँ पे हुए, कल हमने पढ़े थे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, इनमें किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम आ रहा है बंदे को, तो उस बंदे का ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। किसी बंदे को ब्लड वॉल्यूम का मसला आ रहा है, वो उसका इंक्रीज कर जाएगा। किसी बंदे को सपोज ये अल्फा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ वेसल्स, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, फिर उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अगर सपोज बीटा 1 जो है हार्ट के एड्रीनो रिसेप्टर्स, अगर उनमें मसला आ रहा है, फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ये सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर सपोज दूसरी तरफ देखा जाए, एक तरफ ये बढ़ रहे थे, अब एक बंदा है जिसमें ये कम हो रहे हैं, हर चीज़ का लेवल कम हो रहा है, उसके अंदर क्या होगा जी, उसमें हाइपोटेंशन हो जाएगी, जो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, उसमें हाइपोटेंशन होगी। हाइपोटेंशन मतलब उसका ब्लड प्रेशर मतलब एक खतरनाक हद तक नीचे रहेगा, पूरी बॉडी को वॉश आउट नहीं कर पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचा पाएगा, लेजी रहेगा, और जो मसले होंगे वो हाइपोटेंशन में हम पढ़ेंगे। लेकिन आई होप यहाँ पे ये बहुत डीप टॉपिक था, मुश्किल चीज़ हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, जो असल में आज की समझने की थी ना, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे दवाइयों का रट्टा तो एक मेडिकल स्टोर वाला भी लगा लेता है, हम डॉक्टर से ज़्यादा अच्छी दवाई मेडिकल स्टोर वाला याद रखता है, और ख़ास तौर पे मेडिकल रैप्स जो दवाइयाँ बेचते हैं ना, उनको हमसे ज़्यादा पता होता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें वो डिफेक्ट पकड़ना है जिसके लिए हमें वो मेडिसिन देनी है। तो डिफेक्ट यहाँ पे थे, ये आज हमने पढ़े हैं कोई 5 या 6 होंगे टोटल।
अगर आपको ये याद है ना, तो फिर आप इसमें हाइपरटेंशन में मार नहीं खाते। तो यहाँ पे सबको समझ आ गई है? मुझे बता दो ज़रा। समझ आई है किसी को या नहीं आई? चले हाँ बता दिया करें। दूसरा है हमारे पास, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बता दिया करो, मुझे हौसला रहता है कि एक बंदा मतलब बोल रहा है, पता लगे आगे किसी को समझ ही ना आए। ओके, अब हम बात करेंगे थेरेपी ऑफ हाइपरटेंशन की। थेरेपी का मतलब यही है कि हमने उसको किसी ना किसी तरह से रोकना है या ट्रीट करना है। नंबर 1 पे है, जैसे अभी हमने पढ़ा था एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल के अंदर हमने क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कि हमें नमक कम से कम लेना है, तो यहाँ पे भी लिखा है सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन टू 4 ग्राम्स पर डे। ये तो डेफिनेशन कह रही है, ये बुक बोल रही है। मैं ये कहूँगा कि इससे भी कम कर दो अगर करना है, तो मसला नहीं है, ठीक है। फिर जो अगर सॉल्ट कम करते हैं तो उसमें क्या होता है, द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ मैनी मेडिसिन इज इनहेंस्ड, कि अगर हम नमक कम कर देते हैं तो बहुत सारी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ऐसी हैं जिनका इफेक्ट बढ़ जाता है। अगर नमक खाते रहोगे तो उनका इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए जब डॉक्टर आपको बोले कि नमक नहीं खाना, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, या आप किसी को बोलें, तो उसकी ये वजह होती है कि आपने ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं खानी। तो आइंदा ख्याल करना है। और मेडिसिन खुद डॉक्टर कम से कम खाते हैं। मैं भी पिछले 3-4 दिन से फ्लू में था और बीमार भी था। आप मतलब इधर लेक्चर भी दे रहा था, लेकिन मैंने खुद को मेडिसिन नहीं ली। मुझे पता था मुझे वायरल है, 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। यही बात आपको मैंने कही थी कि हम वायरल में कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, और मैंने खुद भी नहीं ली, मैं ठीक हो गया। ओके, दूसरी चीज़ हमारे पास है अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन। एक बात तो हम लोग अल्कोहल पीते नहीं हैं कोई, मतलब मोस्टली, लेकिन कुछ लोग जो पीते हैं उनको हमने रोकना है कि नहीं पीना, हाइपरटेंशन वाले बंदे को ख़ास तौर पे। दूसरा है वेट लॉस टू विद इन 50% ऑफ आइडियल बॉडी वेट इज़ द गोल, कि बंदा जो ओबीज हो गया है, मोटा हो गया है, उसको हमें नॉर्मल बॉडी वेट पे लेके आना है। BMI कैलकुलेट करना है, बॉडी मास इंडेक्स। वो आप गूगल कर लें, या उसका फार्मूला मैं फिर दोबारा कभी समझा दूंगा वो किस तरह निकालना है। तो अपनी जो बॉडी का वेट है ना, वो BMI के हिसाब से रखा करें। बुरा मानने की बात नहीं है, कुछ लड़कियां वेट लूज कर देती हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनको सारी उम्र प्रॉब्लम्स उठाने पड़ते हैं, ठीक है। तो अपना अगर आपने वेट लूज़ करना है तो बाकायदा किसी रेसिपी पे करें, और अपना BMI निकाल लें कि आपकी हाइट, आपकी एज और आपकी बॉडी के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए था और अब कितना है, ठीक है। उसके हिसाब से रखेंगे, फिर ना बीमार होंगे, ना कोई प्रॉब्लम होगा। ओके, आगे है रेगुलर एक्सरसाइज इवन विदाउट वेट लॉस। अब कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसमें वेट लॉस नहीं होता? हल्की फुल्की जॉगिंग, हल्के फुल्की वेट लिफ्टिंग, घर के काम वगैरह, ये हमें करते रहना चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ ACE? एस इनहिबिटर, वो हम पढ़ेंगे इसमें, जो है ना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है ना, वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ही नहीं होने देगा, ठीक है। जब वो कन्वर्ट नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन हमारे पास 2 जो है वो आगे वर्क नहीं कर पड़ेगा। वो पूरा टॉपिक है, पूरी स्लाइड होगी इस टॉपिक पे, ठीक है। मतलब सर, reduce all other cardiovascular reduce all other cardiovascular risk factors, stopping of smoking, ठीक है। अब जो स्मोक कर रहे हैं बंदे, अगर वो स्मोकिंग रोक लें तो वो काफ़ी बेटर है। मैं आपको यहाँ पे एक और मज़े की बात बताऊँ। एक मेरी थ्योरी है कि एक बंदा है जो सिगरेट पी रहा है, उसके बाद सपोज उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है और हम उसको बोलते हैं सिगरेट छोड़ दे, और वो सिगरेट छोड़ देता है, वो ठीक हो जाता है। एक बंदा है जो सिगरेट पी नहीं रहा, वो बीमार हो जाता है, हम उसको क्या कहेंगे कि क्या छोड़ और तू ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये उनको बेनिफिट है, इसलिए जो सिगरेट पी रहे हैं उनको सिगरेट छोड़ देनी चाहिए, वो नॉर्मल बंदे से ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। यह लालच देना है बीइंग अ डॉक्टर अपने हर पेशेंट को, ठीक है। अब बात करेंगे हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। तो उसमें क्या होगा कि वेरियस क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स यूज्ड बट कॉज साइड इफेक्ट्स। हर मेडिसिन जो आप देंगे ना, उसका साइड इफेक्ट ज़रूर होगा। तो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनका भी होगा। देयरफॉर इट मे टेक टाइम टू डिटरमिन द राइट ड्रग एंड प्रॉपर डोजेज टू इफेक्ट लोअर ब्लड प्रेशर विद द मिनिमम ऑफ साइड इफेक्ट्स। कि जो बंदा आपके पास हाइपरटेंशन में आएगा, आप उसको ड्रग देंगे, उसकी बॉडी के मुताबिक काफ़ी टाइम लगेगा आपको ये फाइंड आउट करने में कि विदाउट साइड इफेक्ट ये बंदा
हाँ अभी होगी वो, 1 सेकंड ना, मीटिंग का टाइम ओवर हो गया है, मैं 1 सेकंड में ज्वाइन करवाता हूँ दोबारा। वो कह रहे हैं मीटिंग का टाइम ओवर हो गया, बस 1 सेकंड में आ गया हम दोबारा। आ जाए वापस आ जाए। वो मीटिंग का टाइम मुझे नहीं पता था, इसमें कोई लिमिट होती है टाइम की। उन्होंने कॉल एंड कर दिया एकदम कि मीटिंग का टाइम ख़त्म हो गया है। मैंने लिंक भेज दिया सबको, सब ज्वाइन कर लेंगे अभी। ओके, जिनकी फिर इस तरह है, जिनकी क्लास हो रही है वो फिर क्लास ले लें। तो आज का टॉपिक वैसे था बड़ा मज़ेदार, अगर आप बोलते हैं मैं आगे कंटिन्यू करवा देता हूँ, वरना यहीं पे हम स्टॉप कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेंगे शाम में या कल, जैसे आप बोले, मुझे बता दें ज़रा, क्योंकि अभी कुछ लोगों की क्लास हो रही है। जो आज के टॉपिक में मेन डिफ़िकल्ट चीज़ थी ना, मज़ेदार, जिसको हमने चबा के खानी थी, वो हमने चबा ली है। चलें, जिनकी क्लास हो रही है वो क्लास ले लें। ये लेक्चर अभी थोड़ी देर तक मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो फिर जिनका रह गया है वो वहाँ से देख लेना, ठीक है। बाकी हम ये कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि ड्रग्स की। सबको आवाज़ वगैरह आ रही है ना मेरी क्लियर? जिनकी क्लास है वो क्लास लेने चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हम बात कर रहे थे कि हर ड्रग का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, ठीक है। और जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, इनको टाइम लगेगा एक पेशेंट को देने के बाद ये जज करने के लिए कि कौन सी ड्रग उसके लिए इफ़ेक्टिव जा रही है और कितने % इफ़ेक्टिव है। फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव्स, ठीक है। जो एंटी हाइपरटेंशन के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं ना, एंटी हाइपरटेंसिव, उनकी क्लासिफिकेशन, उसमें सबसे पहले हमारे पास हैं डायरेटिक्स, ठीक है, जो डायरेसिस करवाएंगे, जिनमें सबसे पहले हमारे पास थायरॉइड्स हैं और लूप डायरेटिक्स हैं। आगे इनके नाम हैं, वो आप पढ़ लें, तो वो अभी आपके लेवल पे इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मेन पता होना चाहिए कि डायरेटिक्स में कौन कौन से हैं। नाम आपको ये मेडिकल रैप्स भी करवा देंगे याद, ठीक है। फार्मूला भी, उनका ट्रेड नेम भी, वो हमारे पास भी डेली आते रहते हैं। पोटेशियम स्पेरिंग जो डायरेटिक्स है वो हो जाएंगे। फिर है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिसको अभी मुदस्सिर भाई ने पूछा था। ACE इनहिबिटर्स जो होंगे, उसके अंदर बड़े मज़े के नाम होते हैं, प्रिल 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 प्रिल, जिसमें एनालाप्रिल है, लिसिनिप्रिल है, कैप्टोप्रिल है, और आगे भी काफ़ी सारे प्रिल होंगे। जो प्रिल होंगे वो ACEI होंगे। फिर है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है, एस ब्लॉकर्स जिनको बोलते हैं हम, सॉरी ARBS बोलते हैं। अच्छा, इसमें भी टन 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 होगा, जिसमें लोजार्टन होगा, कैंडास्टन होगा, और भी काफ़ी सारे TAN और TEN में मिलेंगे आपको। फिर रेनिन इनहिबिटर्स होंगे, जो रेनिन को ही नहीं बनने देंगे, रेनिन को काम करने नहीं देंगे। फिर हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, जिनको हम बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। इसके अंदर लोल फैमिली होगी सारी, प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल बहुत चलती है। ओके, बीटा एंड अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स होंगे, जिसमें लेबिटालोल आ जाएगा, कार्विडोल आ जाएगा, और भी इस तरह के होंगे। ये भी सब बताएंगे आपको ये क्यों किडनीज के लिए बैड होते हैं, ठीक है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होंगे, मतलब सिर्फ आपको सारे क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होंगे, जिसके अंदर हमारे पास व्रम्पिल आगा, डिल्टियाजिम आ जाएगा, और बाकी पीन फैमिली इसके अंदर आ जाएगी सारी, एम्लोडिपिन, नेफिडिपिन वगैरह। और फिर वे डायरेटिक्स थायोजाइड के अंदर वो नाम लिखे हुए हैं, नाम आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो अब हम थायोजाइड्स असल में होते क्या हैं। ये थायोजाइड जो हैं डायरेटिक्स हैं दैट लोअर द ब्लड प्रेशर प्राइमरीली बाय डिप्लीटिंग बॉडी सोडियम स्टोर। ये क्या करते हैं, जो हमारे पास बॉडी के अंदर
सोडियम के स्टोर्स हैं ना, उनको खाली करवा देते हैं, सोडियम को बाहर निकलवा देते हैं यूरिन के थ्रू। द थायराइड्स आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड डायरेटिक्स। अब ये थायराइड करते क्या हैं, एक आगे डायग्राम दी हुई है, उसके अंदर सोडियम और वाटर की रिटेंशन को कम कर देते हैं, यूरिन में निकलवा दिया। जब वाटर भी निकल गया, सोडियम भी निकल गई यूरिन के थ्रू, तो होता क्या है हमारे पास, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करेगा। यही चीज़ अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हैं रिवर्स में। अच्छा, और एक उसका डायरेक्ट काम जो थायराइड का है ना, थायराइड डायरेटिक्स का, वो क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगा, जिसमें डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर हो जाएगा। जैसे ल्यूमेन पहले सपोज इतनी चल रही थी, अब हमने इतनी कर दी है, तो आराम से जाएगा ना ब्लड। ओके जी, डायरेटिक्स के अंदर फिर एक ड्रग बताई हुई है आगे ना, मेटालोजोन के नाम से। मेटालोजोन इज अ क्विनोलोन और डायरेटिक दैट हैज द सेम साइट ऑफ एक्शन एंड साइड इफेक्ट एज थायराइड्स। स्ट्रॉन्गेस्ट इनहिबिटर ऑफ सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द थायराइड लाइक डायरेटिक। इसमें भाई उसने क्या कहा है कि वो पानी और सोडियम को वापस नहीं आने देगी बॉडी में, वो निकाल देगी, रीएब्जॉर्ब नहीं होने देगी। ये जो रीनल इनसफिशिएंसी होती है पेशेंट्स में मोस्टली, उनमें हम देते हैं। उसके बाद है क्लिनिकल यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। उसके क्लिनिकल यूजेस, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। कॉमनली द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन, ठीक है, विद नॉर्मल रीनल एंड कार्डियक फंक्शन। नॉर्मल कार्डियक और रीनल फंक्शन होगा, लेकिन उसमें माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन होगी। ओके, इसके बाद है एल्डरली पेशेंट्स में देंगे हम, और स्ट्रोक में इसने काफ़ी बेनिफिट्स दिए हैं। लो रेनिन हाइपरटेंशन, उसमें भी ये काम करेगा। अब इसके हैं एडवर्स इफेक्ट, जिसको हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं, या जो चीज़ ये प्रॉब्लम काज करेगी, जिसमें है हाइपोक्लेमिया एंड हाइपर यूरेसीमिया, जिसमें गाउट अटैक होता है, और 70% में ये काज करती है, तो इसलिए मतलब प्रॉब्लम दे रही है। हाइपर ग्लाइसीमिया करती है 10% लोगों में, जिसको हम शुगर बोल देते हैं। और हाइपोमैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम को निकाल देती है, सॉल्ट समझ के निकाल देती है। ओके, फिर है ड्रीजनेरिया, ये आपके पढ़ने की चीज़ें हैं, बच्चों वाली हैं। ओके, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग रिसेप्टर्स, जिनको बीटा ब्लॉकर्स करते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं अब ज़रा। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन व्हेन कॉन्कमिटेंट डिजीज इज प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल, कि कोई डिजीज़ हो चुकी है पहले, उसके बाद अगर हमने किसी की हाइपरटेंशन को क्योर करना है, जिस तरह पोस्ट एमआई है, ठीक है, या प्रीवियस एमआई है, जिसको पहले मायोकार्डियल इन्फाक्शन या हार्ट अटैक हो चुका है, उसमें हम ये देंगे, ठीक है। और माइल्ड एंटी हाइपरटेंसिव है, थोड़ी बहुत हाइपरटेंशन को कम करती है। डू नॉट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये ज़्यादातर ब्लड प्रेशर कम नहीं करती है। यूज्ड अलोन, इसके साथ कोई और कम्बिनेशन नहीं देते हैं। इन 30 to 40% पेशेंट विद माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस, ठीक है। इन जो 30 से 40% लोग हैं ना, उनमें हम इसको अकेले में देंगे इस ड्रग को, इसके साथ कोई और कम्बिनेशन यूज़ नहीं करेंगे किसी और एंटी हाइपरटेंसिव का। लेकिन बाकी जो लोग हैं ना, सपोज 30-40 से ऊपर के मोस्टली पेशेंट्स, वो आपने क्लिनिकल असेसमेंट में देखना है, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे इसमें मैनेजमेंट में और डायग्नोसिस में, इंटरनल मेडिसिन में। उसमें ये होता है कि हम किसी न किसी और ड्रग के साथ मिला के देते हैं इसको। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर का। नंबर 1 पे क्या करेगा, एक्टिवेशन ऑफ बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स ऑन हार्ट, इनको कम कर देगा, इनकी एक्टिवेशन को डिक्रीज करेगा। दूसरी तरफ ये रेनिन को भी कम कर देगा। अब जब बीटा रिसेप्टर है ना हार्ट के, वो डिक्रीज करेंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे, इनहिबिट हो जाएंगे, तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। ये अभी हम पढ़ के आए हैं, पहले हम पढ़ रहे थे कि वो इंक्रीज करेंगे तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा, लेकिन अब दूसरी तरफ हमने उसको कम करवाना है, क्योंकि अब ये देखें, फिजियोलॉजी में हमने पढ़ना था कि बीटा एड्रेनल रिसेप्टर्स अपना काम कर रहे हैं, रेनिन अपना कर रहा है, एंजियोटेंसिन अपना कर रहा है, सब अपने अपने लेवल पे ना एक नॉर्मल फिजियोलॉजी में काम कर रहे थे। अब पैथोलॉजी में क्या हुआ था, कुछ चीज़ें बढ़ गई थी, कुछ चीज़ें कम हो गई थी। अब जो चीज़ें बढ़ गई थी ना, उनको हमने मेडिसिन दे के कम करवाना है, और जो चीज़ें कम हो गई थी उनको मेडिसिन दे के हमने इंक्रीज करवाना है। तो अब क्या है, एक बंदे को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हमने उसको ठीक करना है, ठीक है।
तो अब सपोज उसकी हाइपरटेंशन हुई थी, उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ था, उसके ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, हमें उसको कम करवाना है, इसलिए हमने उसको बीटा ब्लॉक कर दिया। बीटा ब्लॉकर ने क्या किया, बीटा एडिनो रिसेप्टर्स ऑन हार्ट उसको कम कर दिया, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो गया, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। दूसरी तरफ है रेनिन, हमने उसको डिक्रीज कर दिया, रेनिन कम हुआ तो एंजियोटेंसिन 2 कम हो गया। अब उसके रिसेप्टर्स की वजह से हुआ है या उसके एस इनहिबिटर की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ वो वजह हम पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पे क्या है, एंजियोटेंसिन 2 जो है उसके डिक्रीज करने की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो गई है। कैन वी सजेस्ट इन एस्थमा, एस्थमा में हम ये नहीं देंगे, एस्थमा में हमेशा आप कॉम्बिनेशन देंगे। एस्थमा के बारे में आप ये देखें कि एस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है, और अटैक है, किसी भी टाइम हो सकता है, किसी भी एलर्जन की वजह से उसके अंदर जो ब्रोंक्यूल्स है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, वेसल्स नहीं करती हैं, ब्लड वेसल्स, और उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स को हमने ओपन करवाना है, वहां पे ब्रोंक्यूल्स हैं जो एयर ट्रैक्स है ना वो क्लोज हो जाते हैं ऐसे कि वो सांस ले पाता है ऐसे। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि उसको जो सांस वाली नालियां हैं ना वो ऐसे कंजेस्ट कर जाती हैं, इसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं या ओपन हो रही हैं। एल्डोस्टेरॉन अगर डिक्रीज होगा तो वही एंजियोटेंसिन 2 डिक्रीज करेगा, एल्डोस्टेरॉन डिक्रीज करेगा, वाटर और सोडियम की रिटेंशन नहीं होगी, वो निकाल दिया जाएगा। जब वो सोडियम और वाटर बॉडी से निकल जाएंगे तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अगेन ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम इनके क्लिनिकल यूजेस की तरफ, वो हम पढ़ चुके हैं वैसे सारी, ठीक है, कि अभी जितनी भी वजह पड़ी है वो सारी क्लिनिकल यूजेस हैं, उन्होंने यहाँ पे इकट्ठे करके लिख दिया है। पीके का मतलब होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है वो आप सबको इतनी बार पढ़ाया है, ठीक है। अब ऑरली एक्टिव है, हमने ऑरली देनी है मेडिसिन। प्रोपेनोलोल अंडरगोज एक्सटेंसिव हाई वेरिएबल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वही है जो हमने डाइजेस्ट करना है, उसमें जो डोज मेडिसिन ड्रग ख़त्म हो जाती है। इसके बाद है मे टेक सेवरल वीक्स टू डेवलप देयर फुल इफेक्ट, 1 to 3 वीक्स, यानी कि आपने अगर मेडिसिन ये वाली अब दी है ना वो इतना इफेक्ट नहीं देगी, वो 15 दिन बोलते हैं डॉक्टर्स, मेरे सर बोलते थे 14 दिन के बाद होगा इसका असर। अब मेडिसिन दे रहे हैं कंटिन्यूस, उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा, पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मज़ा नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब सही नहीं हो रहा, लेकिन 15 दिन के बाद बोलेगा डॉक्टर साहब अब मैं वो हो गया हूँ। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है, हरा हो गया हूँ मैं, फूल जैसा, फूल लाल होता है भारत। शॉर्ट एंड डिफरिंग प्लाज्मा हाफ लाइफ है, प्लाज्मा में एंटर होने के बाद ये शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो जाता है, उसकी हाफ लाइफ है। ओके जी, इसके साइड इफेक्ट में साइड इफेक्ट ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया, यहाँ पे फिर मैं आपको एक डेफिनेशन समझा देता हूँ। कार्डिया का मतलब होता है दिल, ब्रेडी का मतलब होता है स्लो, टैकी का मतलब होता है तेज, टैकी मतलब टी से टैकी, टी से तेज, ठीक है। टैकी कार्डिया मतलब दिल की धड़कन जब तेज हो जाएगी ना तो वो टैकी कार्डिया होगा, और ब्रेडी जो है ना वो स्लो काम करेगा, तो ब्रेडी कार्डिया दिल की धड़कन कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर हमने कम करवाना है। फैटीग होगी, उसको मतलब थका रहेगा हर वक्त। और फिर है सीएनएस में लिथार्जी रहेगी, मतलब एजिटेशन प्रॉब्लम में रहेगा बंदा, इंसोम्निया होगा, नींद नहीं आएगी, हेल्यूसिनेशंस होंगी। हेल्यूसिनेशंस कोई भी हो सकती है, ऑडिटरी हो सकती है, विजुअल मतलब उसको कोई आवाज़ें सुनाई देने लग जाएंगी या कुछ दिखाई देने लग जाएगा। जैसे उन्हें कुछ लोग बोलते हैं मुझे जिन नज़र आते हैं, मुझे बाबे नज़र आते हैं, असल में वो हेल्यूसिनेट कर रहे हैं, उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है, वो इधर उधर देख रहते हैं, वो कसम भी खा लेगा कि मुझे कुछ दिख रहा है। ये मेडिसिन लेने वाला भी कसम खा लेगा कि यार वो देखो सामने बंदा बैठा है, आप मान नहीं रहे हो, हालांकि बंदा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फॉरगेटफुलनेस आ जाएगी, बंदा वो भूल जाया करेगा चीज़ों को। दूसरा है सेक्सुअल डिसफंक्शन, जिसमें डिक्रीज लिबिडो, मतलब लिबिडो का मतलब होता है कि डिज़ायर फॉर सेक्स, वो डिक्रीज़ कर जाएगी शादीशुदा लोगों में। और कॉज इम्पोटेंसी भी हो जाएगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। डिक्रीज पेशेंट कंप्लायंस, मतलब पेशेंट किसी चीज़ के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा ख़ास तौर पे। लिपिड मेटाबॉलिज्म भी इसमें डिस्टर्ब होगा, जिसमें HDL डिक्रीज़ कर जाएगा, प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज़ कर जाएंगे, LDL इंक्रीज़ कर जाएगा। ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक सारा। और अगर ड्रग छोड़ देंगे ना एकदम तो उसमें क्या होगा, एब्रप्ट विथड्रॉल क्या होगा, रीबाउंड हाइपरटेंशन होगी, कि हाइपरटेंशन अगेन आ जाएगी स्पीड के साथ, में इंड्यूस एंजाइना
कि वो यहाँ पे एंजाइना जो होता है ना, चेस्ट पेन, वो कॉज करवाएगा, MI एंड इवन सडन डेथ इन IHD, इस्केमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, उसके अंदर अगर ड्रग ये अचानक छोड़ दी जाए तो वो ऐसे कर सकता है। और ये जो ड्रग अभी हमने पढ़ी है, ये टैपर करेंगे हम। टैपर का मतलब होता है स्लो स्लो छोड़ना, उसकी डोज कम करते जाएंगे। पहले 8 mg थी, फिर 4 कर देंगे, फिर 3 कर देंगे, 2 कर देंगे, 1 फिर छुटवाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद फिर आगे हमारे पास अल्फ़ा रिसेप्टर्स। चलें आज का टॉपिक यहीं पर रखते हैं, काफ़ी देर हो गई है, बाकी कल पढ़ेंगे, यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अभी किसी चीज़ को कोई कुछ समझ ना आई हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, तो